उसके माता पिता दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और स्कूल ने उसे पैसे भी डोनेट किए थे। उसकी अभी की पढ़ाई का सारा खर्च स्कूल ने उठाया है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसने जो फ़ोन की दुकान खरीदी है, उसकी मालिक मेरी बहन है। मेरी बहन ने बताया कि आज मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़का फ़ोन खरीदने के लिए बैंक नोट्स का एक बंडल लेकर आया और पूछा कि क्या मैंने उसे पहचाना। कुछ बैंक नोट्स पर नाम लिखे थे, शायद इसलिए क्योंकि क्लास मॉनिटर ने उन्हें नकली नोट बनने से रोकने के लिए बनाया था। क्या? भाई ब्याव की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा बिगड़ गया और आखिर में वो गुस्से में बोला। वो अभी जेल से रिहा भी नहीं हुआ था और वो मुझसे ज्यादा महंगी चीजें इस्तेमाल कर रहा था। भाई ब्याव को शांत करने के बाद मैं उसे सबसे पास के कुरियर स्टेशन ले गया। मैंने कहा कि हमारा एक पैकेज खो गया है और हाल की सिक्योरिटी फुटेज देखी। पास के कई कुरियर स्टेशनों ने हाल ही में चेंगले के साथ बिजनेस में उछाल देखा था। भाई ब्याव ने स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। चेंगले एक समझदार इंसान था। वो ऑनलाइन ट्रेंडी ब्रांड्स खरीदता था और उसके बॉक्स का रंग खास तौर पर यूनिक होता था। बाद में ब्याव और मैं फिर से फोन स्टोर गए। निकलने से पहले हमने सिक्योरिटी फुटेज निकाली। ब्याव पूरे रास्ते थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा था। मुझे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि चेंग का फोन उसके फोन से ज्यादा एडवांस था और वो गुस्से में था। तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा। ब्याव ने नाक सिकोड़ी। मैं इस बारे में बहस नहीं कर रहा हूं। एक घटिया फोन में इतनी अच्छी बात क्या है? मैं गुस्से में हूं। चेंग के माता पिता रेड लाइट पार करने से मर गए थे। स्कूल ने एक डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की थी और टीचरों ने उसे फाइनेंशियल एड भी दिलवाई थी। क्या उसे किसी और से ज्यादा हमदर्द नहीं होना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास जिंदगी भर की यादें हैं। लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि चेंग एक अच्छा इंसान नहीं था। मैंने चिढ़कर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं समझ नहीं सकता। कुछ लोग खास तौर पर हॉस्पिटल के पास बुजुर्गों के जान बचाने वाले पैसे चुराने के लिए घात लगाए रहते हैं। कुछ लोग घिनौने काम करते हैं। मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे है कि वो हर दिन स्टूडेंट्स के पास आकर उनसे होमवर्क और कॉपी करने के लिए टेस्ट पेपर मांगता है। उस दिन तुमने उस स्टूडेंट को देख लिया था। अगर तुमने नहीं देखा होता तो उसने मेरी पैंट पकड़ ली होती। क्लास के ठीक बाद स्कूल गेट के बाहर ठेले वाले सभी खाने पीने के सामान वाले आ गए थे, जिनमें से कई स्टूडेंट्स थे। गेटकीपर ने आंखें मूंद ली। भाई ब्याव ने नाक सिकोड़ी, आंसू पूछे, अरे बेहतर होगा कि तुम मुझे ढक लो, अगर कोई मुझे देख ले तो। मैं उसके और पास गया। एक पत्ते से भी नजर मत रोको। तुम इतने बड़े हो, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं? उसने मेरे जूते पर मुक्का मारा। तुम बहुत परेशान करने वाले हो फैंग्युआन, मुझे कुछ टिप्स दो। उसने अपना चेहरा पोंछा, कुछ टिश्यू बनाए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। रोने से उसकी आवाज अभी भी भारी थी। उसने अचानक मुझसे पूछा, फैंग्युआन, तुम उस दिन छत पर क्यों गए थे? मैं सीधा हुआ। मेरे चेहरे पर कुछ नरमी आई। एक अजीब सा दर्द मेरे दिल में चुभ रहा था। किस्मत की वजह से, क्योंकि लियू युआन की जिंदगी खत्म नहीं होनी थी। कूदना उसका अंत नहीं था। इतना पुराना फूल, ये इतना बिगड़ा हुआ और पूरी तरह से गंदा कैसे हो सकता है? इस बार पक्का एक अच्छा अंत होगा, पक्का होगा। भाई ब्याव और मैंने लियू युआन से कुछ नहीं छिपाया। सर्विलेंस फुटेज देखने के बाद वो चुप हो गया। हमने इस पर बात करने के बाद प्लान के मुताबिक काम किया। मैथ पढ़ने के बाद चेंग हमेशा की तरह टेस्ट पेपर लेने आया। भाई ब्याव और मैंने उन्हें ध्यान से देखा। भाई ब्याव ने अपनी किताबों को एक गेंद की तरह सिकोड़ लिया, किसी भी पल जाने के लिए तैयार। चेंग ने शिकायत की कि टेस्ट पेपर परेशान करने वाले थे। लियू युआन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई फर्क नहीं था। सच में, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। चेंग को कुछ भी गलत नहीं लगा, या शायद वो जुर्म करने के बाद भी असली मालिक के सामने दिखावा करने की खुशी में डूबा हुआ था। वे महंगे हैं, शायद तुम उन्हें खरीद नहीं पाओगे। मेरा ये मतलब नहीं था, बस अब हालात अलग हैं। शायद ग्लास फैक्ट्री का मुआवजा आने के बाद तुम उन्हें खरीद सको। बस थोड़ा और इंतजार करो। अचानक उनके आसपास के सभी लोग शांत हो गए। मेरे सामने वाले लड़के ने टेबल पर हाथ पटका। चेंग, क्या तुम बीमार हो? क्या तुम ठीक से बोल नहीं सकते? अगर नहीं बोल सकते तो दफा हो जाओ। तुम हमेशा अपने रोंगटे खड़े होकर घूमते रहते हो। हमारी क्लास में अपने रोंगटे खड़े दिखाते रहते हो। मुझे पता है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ से चले जाओ। हमारी क्लास में तुम्हारा स्वागत नहीं है। जब से उसे अपने नए ट्रेंडी जूते और फोन मिले हैं, वो लियू युआन के आसपास ज्यादा घूम रहा है। बाकी सभी स्टूडेंट्स उसी की क्लास के थे और वे सभी चंग से जल रहे थे।
वे पहले से ही उससे नाराज थे, लेकिन लियू रुयान के बारे में उसकी ताने वाली बातें सुनने के बाद उन सब ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उसे दफा हो जाने को कहा। लियू रुयान ने बिना कोई भाव दिखाए उसे टेस्ट पेपर दिया। चंग ने उसे लिया और मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने तो खुद भी कुछ नहीं कहा। तुम चाटुकारों की टोली क्यों बातें कर रही हो? तुम तो बस मेरी चापलूसी करते हो। उसने टेस्ट पेपर लिया और जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पाया कि वो उसे हिला नहीं पा रहा था। चंग वहीं खड़ा रहा, लियू रुयान वहीं बैठी रही। असल में चंग लियाओ को उसे नीचे देखना चाहिए था, लेकिन लियू रुयान को ऐसा लग रहा था कि वो उसके बहुत ज्यादा दब रही है। लियू रुयान ने थोड़ा सिर उठाकर उसकी नज़रों में देखा। उसकी आंखें चाकू की तरह ठंडी और तेज थीं। चंग लियाओ, मैंने तुम्हारा कुछ बुरा तो नहीं किया ना? चंग लियाओ की आंखें एक पल के लिए दूसरी तरफ चली गईं। उसने टेस्ट पेपर को खींचा। ऐसा लगा जैसे उस पर कोई असर नहीं हुआ। लियू रुयान की उभरी हुई उंगलियां सफ़ेद हो गईं। उसने धीरे से अपने हाथ के पिछले हिस्से से पेपर उठाया। उसके पतले होठों से सख्त लहजे में 2 शब्द निकले, बोलो। चंग लियाओ ने टेस्ट पेपर छोड़ दिया। मुझे ये अब और नहीं चाहिए, उसने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। लियू रुयान खड़ी हुई, उसका कॉलर पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। उसके साफ चेहरे पर एक अनदेखी बर्फ की परत जम गई। क्या तुम बहरे हो? चंग लियाओ ने गाली दी। वो हमला करने ही वाला था, तभी भाई बियाओ ने किताब उठाई और उसके हाथ पर मार दी। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन लियू तुमसे एक सवाल पूछ रही है। क्या तुम बहरे हो? ये हंगामा देखने के लिए और भी लोग जमा हो गए। चंग लियाओ ने बस हार मान ली। ये स्कूल है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो बेहतर होगा कि तुम अंदर जाने के लिए तैयार रहो। लियू रुयान की आंखों में एक गहरी जबरदस्त ताकत दिख रही थी। उसकी आवाज़ शांत और बिना किसी जल्दबाजी के थी, फिर भी इससे रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ गई। चंग लियाओ, मेरी माँ के जान बचाने वाले पैसे क्या ये काम के हैं? क्या तुम्हें ये पसंद आ रहे हैं? चंग लियाओ की आंखों में घबराहट की एक झलक आई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। तुम्हें ऐसा कहने का क्या हक है? लियू रुयान ने उसकी पकड़ छोड़ी और अपने फ़ोन पर वीडियो चलाया। सब लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। चंग लियाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सब जवान और जोश से भरे हुए थे। वे ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? मैं सोच रहा था कि तुम आजकल ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। क्या आज रात तुम अपनी दौलत दिखा रहे थे? पता चला तुम चोर हो। बेशरम, तुम में तो मेरे जान बचाने वाले पैसे भी चुरा लिए। बेइज्जती के बीच चेंग टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मेरे क्लासमेट्स को धक्का देकर निकल गया, लेकिन भाई ब्याओ ने क्लास के लड़कों से पहले ही बात कर ली थी और अब वे सब रास्ता रोक रहे थे। वो कैसे जा सकता था? बेइज्जती के बीच चेंग टूट गया, नियमों के खिलाफ गाली देते हुए। मैंने चुराया है तो तुम मुझे क्यों कोस रहे हो? बाकी सब डोनेट क्यों कर रहे हैं? जब मेरी बारी थी तो मुझे सिर्फ 20,000 मिले। क्यों? लियू रुयान को मुझसे ज्यादा क्यों मिले? वो तो बस एक बेहतर स्टूडेंट है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम बेशरम लोग दिन भर उसकी चापलूसी करते हो, मुझसे एक शब्द भी नहीं कहते। हम एक ही हालत में हैं, हम दोनों गरीब हैं, दोनों ही गरीब स्टूडेंट हैं। तुम सिर्फ मुझे नीची नज़र से क्यों देखते हो? तुम उसकी चापलूसी क्यों करते हो? तुम उसकी इज्जत क्यों करते हो? क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा गंदी है। होमरूम टीचर बाहर से अंदर आईं। उनका चेहरा बहुत गंभीर था, उनकी आवाज़ कांप रही थी। चेंग, तुम बहुत बुरे हो, वो चिल्लाईं। लियू रुयान वो थी जिसे उसने हाई स्कूल के अपने सीनियर साल में पर्सनली गाइड किया था, जिससे उसे अनगिनत ऑनर्स मिले। ये जानने के बाद कि लियू रुयान उस दिन बिल्डिंग से कूद गई थी, वो इतनी परेशान हो गई कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने उसे मनाने की कई दिन कोशिश की। आखिरकार स्कूल ने पुलिस को बुलाया और एक रिकॉर्डिंग पेन ने चेंग की हर बात रिकॉर्ड कर ली। आसपास के क्लासमेट्स सब गवाह थे। शाम की सेल्फ स्टडी हमेशा की तरह चलती रही। उन 2 सेशन के दौरान लियू रुयान अपनी सीट पर बिना हिले डुले बैठी रही। उसकी आंखें बेजान और ठंडी थीं। उसका पेन बिना रुके एक के बाद एक टेस्ट पेपर लिख रहा था। उसे एक आउटलेट चाहिए था, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकती थी, वो गाली नहीं दे सकती थी, वो खुद पर हाथ भी नहीं रख सकती थी। वो सिर्फ टेस्ट पेपर बार बार लिख सकती थी। जब हम उस रात वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी और बाहर अंधेरा था। लियू रुयान हमारे पीछे चल रही थी। ड्राइवर लेट था और माहौल दबाव वाला और शांत था। इस बार भाई ब्याओ को भी नहीं पता था कि टेंशन कैसे कम करें। ड्राइवर ने फ़ोन किया और हमें जाने के लिए कहा। आगे स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। ब्याओ और मैं वहां गए और पीछे मुड़कर देखा। लियू रुयान धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। जैसे ही उसने ऊपर देखा और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में देखा, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। ऐसा कौन इंसान है जो इतना दुखी हो, बिना आवाज़ किए रो सकता है? उसका दिल उथल पुथल भरी भावनाओं से भरा हो, फिर भी वो अपनी जिंदगी हमेशा की तरह जी रहा हो। वो हमें देखकर मुस्कुराई।
मैं ठीक हूँ। जेल से बाहर आने के बाद मैं मेंटल हॉस्पिटल जाऊंगी। अब से हमारे अच्छे दिन होंगे। हाँ, लियू रुयान लेटे हुए मुस्कुराई। मैं खुश रहूंगी, मैं अच्छे से रहूंगी। मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी जहां मैं जाना चाहती हूं। तुम भी। बियाओ ने उसे अपनी ओर खींचा। क्या तुम? हम ही हैं। हाँ, लियू रुयान ने सिर हिलाया। उसकी आंखों की उदासी कम हो गई, उसकी मुस्कान में गर्मी आ गई। हम ही हैं, हम ही हैं। कई महीने पलक झपकने में बीत गए। सर्दियों की छुट्टी खत्म होते होते पूरी क्लास का माहौल अजीब तरह से टेंशन वाला हो गया था। पीछे ब्लैक बोर्ड पर काउंटडाउन लिखा हुआ था। क्लासरूम शांत और बोरिंग था। लियू रुयान पूरे दिन क्लासरूम में बैठी रही, बाहर नहीं निकली, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए स्नैक्स भी खरीदती रही। कोई उसकी हेल्थ के बारे में बात नहीं करता था क्योंकि सब एक जैसे थे। मुझे कभी नहीं लगा कि समय इतनी जल्दी बीत सकता है। मेरे सपने भी एग्जाम पेपर से भरे हुए थे। जब हम पढ़ाई से थक जाते तो बियाओ गे और मैं लियू रुयान को देखते। वो बिना थके हिम्मत वाली और ईमानदार लगती थी, जिससे कई लोगों को मोटिवेशन मिलता था। जब फाइनल मॉक एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो मैं मुश्किल से अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लाइन पास कर पाया। बियाओ गे 2 पॉइंट कम थी और चिंता में उछल कूद कर रहा था। लियू रुयान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह पेपर मुश्किल है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता। मैं गलत सवालों को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करूंगी। उन्हें खुद सॉल्व करके मुझे दिखाओ, अपने सोचने का तरीका समझाओ और मैं उन्हें ठीक करके तुम्हें समझा दूंगी। लियू रुयान इतनी जल्दी में थी कि वो पहले से कई गुना तेजी से बोल रही थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बस पास से गुजर जाती और बाद में मुझे बताती। युवानी कुछ पल की होती है और एक दिन दोबारा नहीं जिया जा सकता। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की सुबह लियू रुयान ने एक पेरेंट की तरह मेरे और बियाओ गे के बारे में सब कुछ चेक किया, हमारे पेन से लेकर हमारे अपीयरेंस तक। मैं मुस्कुराया, लेकिन लियू रुयान की वजह से कुछ नहीं बोला। इसलिए मैं उन मुश्किल प्रैक्टिस पेपर्स में अपना भविष्य एक साथ ढूंढना चाहता था। एग्जाम के बाद हर कोई लियू रुयान से सवालों में मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसने अजीब तरह से मना कर दिया, कहते हुए कि इससे दोपहर के एग्जाम के लिए उसके माइंडसेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके नरम और सच्चे शब्द सच में एक पेरेंट जैसे थे। लगातार 2 दिन एग्जाम के बाद मुझे राहत महसूस हुई और मैंने रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैं बस सो गया। मेरी गॉड मदर और मेरी माँ ने एक ट्रिप प्लान किया और तय करने के बाद रास्ते में हम साथ साथ निकल पड़े। जाने से पहले मेरी गॉड मदर ने लियू रुयान से कहा, बच्चे, तुमने मुझे अपनी गॉड मदर के तौर पर पहचानने का फैसला किया है और अब से माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। बियाओ गे ने मजाक में कहा, हाँ हाँ, अब से तुम मेरी बहन हो। मेरी माँ खुश नहीं थी। क्यों? जियाओ लियो, मेरी तरफ देखो। मेरे बेटे फैंग युआन की कोई बहन नहीं है। मेरी गॉड डॉटर बन जाओ और फैंग युआन तुम्हारा छोटा भाई होगा। मेरी गॉड मदर और माँ ने बहस की। दोनों ने लियू रुयान को चुनने के लिए मजबूर किया। लियू रुयान ने चुपचाप अपनी गॉड मदर का साथ दिया। मेरी माँ गुस्से में थी। वे कई दिनों से बाहर मौज मस्ती कर रही थीं और शहर छोड़ने से एक दिन पहले एक झरना देखने के बाद बहुत देर हो गई, इसलिए उसने पास के एक फार्म हाउस में रहने के लिए पैसे दिए। उस रात भारी बारिश हुई। मेरा कमरा एक खाई के पास था। जब लियू रुयान मुझसे बात करने आई तो एक लैंडस्लाइड हुआ और हम बह गए। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पहुँचे। मेरे सर और शरीर पर बुरी तरह चोट लगी थी। मैं मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। मुझे लगता है शायद ये मेरे पुनर्जन्म के बाद कारण और प्रभाव बदलने की कीमत है। एकमात्र चीज़ जिसे मैं नहीं छोड़ सकता वो है मेरे माता पिता। हालांकि वे लड़कियों को पसंद करते हैं और कभी कभी मेरी बहन को भी पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की। मैं अब भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लियू रुयान मुझे बहुत प्यार करती है। मेरा हाथ एक पत्थर से खरोंच गया था। त्वचा का एक बड़ा हिस्सा गायब था। उसकी बाहों में कमजोरी से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज़ मेरा ध्यान रखना, मॉम और डैड, प्लीज़। उसने मेरा सर अपनी छाती से लगाते हुए कहा। लियू रुयान और मुझे गीली पहाड़ी में दफनाया गया है। मुझे खून की गंध आई। मुझे नहीं पता था कि ये लियू रुयान की चोटों से था या मिट्टी की गंध से। मैंने लियू रुयान की छोटी दबी हुई आवाज़ सुनी, मैं नहीं मरूंगी फैंग युआन, मैं यहीं हूँ। तुम नहीं मरोगी लियू रुयान, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी नज़र पूरी तरह चली गई है। लियू रुयान ने मुझे और कसकर गले लगाया। फैंग युआन, ठीक रहो। जब उजाला होगा तो सर्च और रेस्क्यू टीम आएगी। तुम नहीं मरोगे। सो मत, ठीक रहो, सो मत, मुझसे बात करो।
लियू रयान, ये बहुत अच्छा है कि तुम जिंदा हो। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स मिले और टीवी स्टेशन तुम्हारा इंटरव्यू ले। ये बहुत अच्छा है लियू रयान। किस्मत से मैं उस दिन बच गया। किस्मत से मैंने तुम्हें नीचे खींच लिया। मैंने मन ही मन कहा। हाँ, उसने मेरे ठंडे चेहरे को रगड़ा, आंसू रोकते हुए। छत बहुत ऊंची है। असल में मेरी कूदने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने इतने समय से बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। मैं इससे हार नहीं मानूंगी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं थी। असलियत बताती है कि मैं बस एक मामूली चींटी हूँ। मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखी, बस निराशा के बाद निराशा। मैं पूरी सुबह वहीं खड़ी रही, खुद से कहती रही, अगर कोई भी एक इंसान मुझे ढूंढ पाता, मेरी मदद कर पाता, तो मैं जीना चुनती। लेकिन मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया। हवा बहुत ठंडी थी और कोई नहीं आया। ठीक जब मैंने जीने की इच्छा पूरी तरह खो दी थी, तुम आए फैंग युआन, तुम आए। तुमने कहा कि तुम मुझे बचाने आए हो। उसके आंसुओं ने मेरे चेहरे को गर्म कर दिया, मेरी ठंड दूर कर दी। वो बेकाबू होकर रोने लगी। मुझे पता है तुम मुझे बचाने आए थे। सिर्फ तुम फैंग युआन, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुम मरो मत, प्लीज़ मत मरो। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ तुम हो। मेरे साथ इतना बेरहम मत बनो, मुझे बचाकर फिर छोड़ दो। मैंने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। रो मत। आह लियू रयान, मैं नहीं मरूंगा। उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। हाँफते हुए, मैंने तुम्हें बहुत सारे लेटर लिखे। मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ भी ठीक से नहीं लिख पाई। मेरी चाइनीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें बताने के लिए कोई शब्द नहीं लिख सकती। वो चाइनीज़ कैरेक्टर्स, वो शब्द जो मुझे लगता था कि तुम्हें एकदम सही बताते हैं। अब सब कुछ या तो जिंदा दिल लगता है या कमज़ोर, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत समय पहले, उस दोपहर जब क्लासरूम के पर्दों से हवा बह रही थी, तुम्हारा चेहरा खिड़की के बाहर दिखाई दिया। मुझे तब पता था कि उस पल से मेरा दिल हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। तुम मर मत जाना। मैं उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं और बोल नहीं पाया। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। धूप ने मेरे होठों को सूखा और फटा हुआ कर दिया था। लियू रुयान, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं घबराहट में था, अपने शरीर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, एक उभरता हुआ लिक्विड मेरे मुंह में भर गया। मेरे पूरे मुंह में एक मीठा मेटालिक टेस्ट भर गया, मेरी रूह पर कब्जा कर लिया। मुझे पता था ये क्या है। मुझे पता था। लियू रुयान की कलाई मेरे खुरदुरे सूखे होठों से दबी हुई थी। मैंने उसकी भारी कमज़ोर आवाज़ सुनी। अगर हम में से किसी एक को मरना है, तो उम्मीद है कि वो मैं हूँ फैंग युआन। तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए और फिर मुझे भूल जाना चाहिए। इस बोरिंग फीके इंसान को भूल जाना चाहिए। तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, कोई साइकोलॉजिकल बोझ नहीं। मेरे चेहरे पर बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा मजाक क्यों कर रहे हैं। मुझे दूसरा मौका देकर, मुझे सब कुछ बदलने की ताकत देकर, सिर्फ मुझे रसातल में ढकेलने, नरक में डालने के लिए। मैं बेकाबू होकर रोया, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। लियू रुयान, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सच में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा अंत नहीं होना चाहिए। उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया था। जब मैं फिर से उठा तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखों को फोकस करने में थोड़ा टाइम लगा। भाई ब्याओ एक सेब छील रहे थे और एक गाना गुनगुना रहे थे। लियू रुयान कहाँ थी? मेरे वोकल कॉर्ड्स को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लात मारी गई हो। वे दुख रही थी और आवाज़ बैठ गई थी। और आपके बगल में? आपने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया यंग मास्टर। खुशकिस्मती से लियू रुयान आपको बचा रही थी। आपको बस हल्की खरोंचे आई। उसकी पीठ के घाव में इन्फेक्शन था और उसकी पिंडली के घाव में हड्डी दिख रही थी। वो शायद सेमेस्टर शुरू होने तक हॉस्पिटल में रहती। रिजल्ट आ गए हैं। वो एकेडमिक जीनियस सच में अपने नाम के मुताबिक है, बिना किसी शक के टॉप स्कोरर। हम मुश्किल से एक सेकेंड टियर यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए। कम से कम हमारे पास पढ़ने के लिए जगह तो होगी। मैंने अपना सिर घुमाकर लियू रुयान को देखा, जो अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश थी। आंसू मेरे चेहरे से, मेरी बीमार आंख से और तकिए में बह रहे थे। अच्छा हुआ, वो अभी भी जिंदा है। भाई ब्याओ ने मेरे सिर पर थपथपाया। तुम क्या बुरी बात कर रहे हो? हम दोनों 100 साल तक जिएंगे। हाँ, 100 साल।
साथ साथ बूढ़े होते हुए।